शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयः। तनयः और रूढ़ है, रूढ़ भी नहीं, ये ड़ और ड़ ध्वनियाँ बाद में आई हैं, पहले से नहीं है ये संस्कृत में। ढ के नीचे बिंदी नहीं है, ऐसे ही ड जो डलिया वाला आता है, संस्कृत में कहीं पर भी ड के नीचे बिंदी होती नहीं है, कभी लगाना नहीं। ये बाद में अभी आज़ादी के बाद हिंदी में आई है, प्राचीन काल से नहीं है ये। अब जैसे अपन लिखेंगे ना पेड़ की डाल, अब जैसे छः ढाला, तो छः ढाला में ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है। संस्कृत में क्रीड़ा प्रतियोगिता नहीं होती है, क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है। हिंदी वाले क्रीड़ा प्रतियोगिता करते हैं। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द भी कैसे लिखा है, रू भी बड़ा है। ये सब चीज़ों पर अब आपकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो जानी चाहिए। कहाँ क्या लिखा है, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, जू में छोटा ऊ है, सू में बड़ा है। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयः। नय क्या होते हैं, ये प्रकरण कहाँ से उठा, प्रकरण उठा प्रमाण नयैरधिगमः। वहाँ कहा था कि सम्यक दर्शन को, जीवादि तत्वों को जानने का उपाय क्या है, तो उनने उत्तर दिया था कि प्रमाण और नय ही जीवादि तत्वों को जानने का उपाय है। तो प्रमाण क्या है, तो मति श्रुतावधि मने पर्यय केवलानी ज्ञानम वाली धारा चली, और अब नय वाली बच गई थी, उसको कहकर अध्याय पूरा करेंगे। नय क्या होते हैं, नय का द्वार आप जरूर एक बार पढ़ना। नय किसे कहते हैं, नय क्यों जरूरी है, नय को नहीं माने तो क्या आपत्ति होगी, इन सब प्रश्नों के आपके पास में बहुत संतुलित शॉर्ट एंड स्वीट आंसर होने चाहिए। अब जैसे नय नहीं होते तो क्या होते, एक लाइन में उत्तर होना चाहिए। एक ये कि प्रमाण है फिर नय की क्या ज़रूरत है, ऐसे सब के एक एक लाइन में बहुत जो ठोस तर्क है वो वहाँ दिया हुआ है, इसलिए उसे ज़रूर ध्यान से पढ़ना आप। उसमें आपको बहुत मैटर मिलेगा, बहुत सावधानी पूर्वक चिंतन करके लिखा गया है। अब ये नय के भेद कितने होते हैं, इस प्रकरण को भी वहाँ उठाया गया है और बहुत अच्छा उत्तर दिया गया है कि नय के भेद एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, पाँच भी होते हैं, छः भी होते हैं, सात भी होते हैं, असंख्य भी होते हैं, अनंत भी होते हैं। नय के बहुत भेद होते हैं और वो कैसे होते हैं वो भी आपको पता हो। जब एक कहें तो भी सब समट जाने चाहिए, जब दो कहें तब भी सब सिमट जाने चाहिए, जब तीन कहें तब भी सब सिमट जाने चाहिए, चार कहें तो भी सब सिमट जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि चार कहे तो चार आ गए बाकी छूट गए, ऐसा नहीं, बहुत वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो। तो नयों के ये भेद प्रभेद बहुत सुंदर व्यवस्था है जैन आचार्यों के दृष्टिकोण की। मैं तो दृष्टिकोण समझकर बहुत गदगद होता हूँ कि इनका चिंतन कैसा है, बहुत सुंदर चिंतन है, बड़ा ही सरल लेकिन अकाट। लोग उसको कठिन बनाकर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात सोचकर कोशिश करते हैं कि हम कुछ कमाल कर देंगे, लेकिन वहीं बात बिगड़ जाती है। ये बड़े सादगी से रहते हैं और फिर भी बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, ये इनकी बड़ी बात है। इनकी सारा गणित शास्त्र उठाओ, राजनीति शास्त्र उठाओ, समाज शास्त्र उठाओ, सब बिना तनाव के सहज रहते हैं, इनको कुछ चिंता ही नहीं होती है और फिर भी बड़े अकाट्य तर्क ये लेकर आते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ, जल्दी से आपको बताऊँ कि एक गांव में करुणान योग के बहुत बड़े ज्ञाता मुनि महाराज आए और उस गांव में एक बहुत बड़ा गणितज्ञ भी रहता था। तो महाराज की जब ख्याति हुई तो उसको ईर्ष्या हुई। आज तक तो मैं पूछता था यहाँ, तो वो महाराज के पास आया
मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है कि बड़ा गणितज्ञ कौन है, आप हो या मैं। तो महाराज ने कहा तुम ही सही, हम तो 4 दिन को आए जा रहे हैं, कुछ नहीं, चिंता मत करो। क्या शास्त्रार्थ से कसाई होती है, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बोले नहीं नहीं, ऐसे आप मेरे पे मेहरबानी मत करो, मैं शास्त्रार्थ करूँगा और आपको हराऊँगा, तब मैं बड़ा होऊंगा तो सही है। तो इस बात पर चर्चा हो गई। तो महाराज ने बहुत समझाया, जब नहीं समझा तो पास में बैठे थे और पास से एक मुट्ठी रेत भरी और कहा बताओ इसमें कितने कण हैं। करते हैं शास्त्रार्थ शुरू। मैंने प्रश्न फेंका, मुट्ठी उठाई और रेत भरी और बताओ इसमें कितने कण हैं। शास्त्र वो बगले झांकने लगा, अब क्या बोलूं। तो महाराज बोले अरे जल्दी से बोलो ना, मुष्टि प्रमाण। तुम्हें इतना ही उत्तर नहीं लगा, आगे क्या शास्त्रार्थ करोगे। भैया हमारा तो ऐसा ही गणित है, लोक प्रमाण, त्रसनाड़ी प्रमाण, हम तो ऐसे राजू प्रमाण ऐसे ही बोलते हैं हम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोटा होकर के भी, सहज होकर भी, सरल होकर भी गंभीर है। सहजता और गंभीरता का जिसमें समन्वय हो वही महान व्यक्तित्व होता है। चलो, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ वंभूता नया, ये 7 नय हैं। एक नैगम नय, नैगम नय की 7 की परिभाषाएं भी उसमें बहुत सुंदर दी गई है। संस्कृत की भी दी है नीचे फुटनोट में, अगर वो याद ना हो तो हिंदी की जरूर याद कर लेना। 7 की परिभाषा याद करना। संकल्प मात्र ग्राहको नैगम नयः, नैगम नय की परिभाषा है जो संकल्प मात्र को विषय बनाए उसे नैगम नय कहते हैं। संकल्प माने विचार, यहाँ संकल्प माने प्रतिज्ञा, कसम, शपथ, वो नहीं। संकल्प समीचीन, कल्प माने कल्पनम, चिंतनम, जहाँ जो भी ठीक हम सोचते हैं। कल्प शब्द सोचने के अर्थ में है, कला के अर्थ में है। चंद्रमा आज पूरी कलाओं से खिल जाएगा। एक कला का नाम है, आज शरद पूर्णिमा है ना, आज पूरी कलाएं खिलेगी उसकी। एक एक कला को कल्प कहते हैं, उसी से कला शब्द बना है। तो संकल्प, विकल्प, तो संकल्प, संकल्प माने समीचीन चिंतन, समीचीन विचार। एक विचार का नाम संकल्प है। मुझे एक विचार मात्र उपस्थित हुआ, उसका नाम संकल्प है, मगर वो निश्चल विचार है। तो संकल्प मात्र ग्राहको नैगम नय, नैगम नय संकल्प मात्र को विषय बनाता है। मैंने जो सोचा बस वो ही सत्य है। आगे क्या होगा वो फिजिकली चीज़ हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि खीर बनेगी, अब वो बने ना बने, लेकिन मैंने सोचा, तो यही एक नैगम नय इसको विषय बना लेगा। और नैगम नय के आप नयों के फिर इसके भेद चार्ट बना सकते हैं। और अगर सर्वार्थ सिद्धि की दिशा में जाएं तो ऐसे बनाएंगे, नय के 2 भेद, एक द्रव्यार्थिक एक पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक के 3 भेद, नैगम संग्रह व्यवहार, और पर्यायार्थिक के 4 भेद बाकी के। फिर इनके एक एक के फिर उपभेद बनेंगे। नैगम नय के 3 भेद हैं, भूत नैगम, वर्तमान नैगम और भावी नैगम। 3 तरह का नैगम नय है। समझ में आया? नैगम माने कल्पना मात्र को ग्रहण करना, वो नैगम नय का विषय है। और वो नैगम नय 3 प्रकार का है, एक भूतकालवर्ती, एक वर्तमान कालवर्ती और एक भविष्य कालवर्ती। एक भूतकालवर्ती होता है, ऐसा हुआ था। एक वर्तमान का है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा हूँ, खीर बनाने जा रहा हूँ, ऐसा करूँगा। ये सब, जैसे मान लो कोई आदमी कहाँ जा रहे हो? बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई नहीं जा रहा है वो, अभी सिर्फ टिकट बुक करने जा रहा है, लेकिन बोल रहा है
बम्बई जा रहा हूँ, जब का टिकट मिलेगा तब जाएगा, लेकिन अभी जा रहा है। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने ये उत्तर नहीं दिया टिकट बुक करने जा रहा हूँ, उसने उत्तर दिया बम्बई जा रहा हूँ। ये नैगम्य का विषय है। और शास्त्रों में उदाहरण दिया, एक आदमी जंगल जा रहा था। कहाँ जा रहे हो, बोले टेबल खरीदने जा रहा हूँ। प्रस्थ एक अंग्रेज वो लकड़ी का कोई आइटम होता था, प्रस्थ। तो बोले मैं तराजू वराजू कुछ होती थी, तो बोले मैं वो प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। तो पूछा वहाँ कहाँ जंगल में प्रस्थ मिलेगा, बोले नहीं, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा, बढ़ई को दूंगा, बढ़ई बना करके मुझे देगा। तो वो तो लकड़ी लेने जा रहा है। तो इस तरह नैगम्य का काम इतना सही है कि वो संकल्प मात्र को विषय करता है। भूत नैगम्य। आज महावीर भगवान मोक्ष गए, अब हम बोले आज विद्यासागर जी का जन्मदिन है, आज ज्ञानमती जी का जन्मदिन है, तो आज है। विद्यासागर जी का 72 साल पहले था, ज्ञानमती जी का 84 साल पहले था। आज तो नहीं है ना, लेकिन बोला क्या जाएगा, आज है। तो ये भूत को वर्तमान में कह दिया, भूत नैगम्य। भूत को वर्तमान में कह दिया, भूत नैगम्य। भविष्य काल को भी वर्तमान में कह देते हैं, जैसे कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, भविष्य में जाऊँगा, अभी बोल दिया। और वर्तमान को भी वर्तमान में बोलते हैं। आज अभी व्याख्यान हो रहा है, आज स्पेशल व्याख्यान है, तो आज स्पेशल व्याख्यान है मतलब अभी है, अभी एक स्पेशल व्याख्यान है, आप लोग बैठो, अभी है, तो अभी है माने 1 घंटे बाद है। तो ये वर्तमान को भी वर्तमान में बोला जाता है। ये 3 तरह के नैगम्य हैं। कहीं अस्पष्टता रह जाए तो आप थोड़ा सा इशारा करके खुलासा कर लेना, क्योंकि हमें ये रहता है चीज़ का अनावश्यक विस्तार न हो जाए, समय कीमती है, इसलिए हम शॉर्ट में कहकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा, ये वहाँ लिखा हुआ है कि जो वर्तमान के आसपास की बातें हैं उनको भी वर्तमान कह दे। जैसे मैं अभी आपसे कह दूं मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, अभी मैं अमेरिका से आया हूँ, तो अभी आया हूँ, आए 1 महीना बीत गया, और बोलते क्या है, 1 महीने पहले बीत आया आदमी कहता है अभी आया हूँ, और 1 महीने बाद जाने वाला कह देता है अभी जा, हम वहाँ जा रहे हैं, हम खजुराहो जा रहे हैं, कब, अगले हफ्ते। अब और बोला तो ये कि जा रहे हैं, तो जा रहे हैं क्यों बोला, फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कैसे किया। तो इसलिए वर्तमान सामीप्य, वर्तमान के जो समीप काल है उसको भी वर्तमान की तरह जब बोला जाए तो वो वर्तमान नैगम्य है। तो भूत नैगम, वर्तमान नैगम और भविष्य नैगम। संग्रह, सम्यक प्रकारेण ग्रहणम, समुच्चय रूपेण ग्रहणम संग्रह। समुच्चय के रूप में सबको इकट्ठा करके, जैसे एक शब्द है आत्मा, वो सिंगल का वाचक है, लेकिन उसकी जगह आत्मा की बजाय मैंने जीव कह दिया तो बहुतों का ग्रहण हो गया। आत्मा शब्द मेरे अलावा किसी को विषय नहीं बना रहा था, आत्मा का अर्थ मैं ही था, लेकिन जीव शब्द का अर्थ अब आप सब हो गए। तो जब हम एक ही शब्द से बहुत सारी चीज़ों का ग्रहण कर लेते हैं उसका नाम है संग्रह। और उसमें भी हमने और बदला, चित्त, हमने जीव को भी हटाया, चित्त शब्द लाए। क्या फर्क पड़ा आप लगा रहे हैं अंदाजा। जीव संसारी जीव को ही खासकर जीव कहा गया आगमों में, चित्त का तो संसारी और मुक्त दोनों सिमट गए, चेतन। और अगर सतल बोल दिया तो पुद्गल भी सिमट गए। मैंने सत बोला तो जीव अजीव सब सिमट गए,
सत्ता, सत्ता में सब आ गए, सत में सब आ गए, छहों द्रव्य आ गए। तो ऐसे जब हम एक ही शब्द से अस्तिकाय, द्रव्य, तत्व, ये सब संग्रहने के विषय हैं। पूजा, जल से पूजा, चंदन से पूजा, कितनी अष्ट प्रकार की पूजाओं का संग्रह एक पूजा शब्द में कर लिया। तो हम शब्दों से बहुत सारी चीज़ों का जब संग्रह कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, सम्यक प्रकारेण समुच्चय रूपेण ग्रहणम संग्रह, जब हम सम्यक प्रकार से समुच्चय रूप से ग्रहण कर लेते हैं तो उसका नाम है संग्रहण, है ना। संग्रह, सम्यक प्रकारेण समुच्चय रूपेण, पंचास्तिकाय संग्रह, द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह नाम क्यों है उसका? क्योंकि उसने सभी द्रव्यों का संग्रह किया है। हमारे पूरे ग्रंथ बहुत सारे संग्रह है, क्योंकि वे अनेक विषयों का समाहार करते हैं, अपने अंदर समेटते हैं। तो ये संग्रह ने है। व्यवहार ने इसका बिल्कुल उल्टा है। एक और विशेष बात कि ये सातों नए उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले हैं। पहले नए का विषय जो है ही नहीं दुनिया में, उसको भी कल्पित और अकल्पित सबका, सत्ता सत्ता सबको विषय बनाता है नैगम ने। संग्रह ने केवल सत्ता को विषय बनाता है, असत को नहीं बनाता। व्यवहार ने उसके भी टुकड़े करेगा, कहेगा सत के टुकड़े करो, जीव अजीव, जीव के टुकड़े करो, संसारी और मुक्त। व्यवहार ने उसको तोड़ता जाता। संग्रह ने को तोड़कर, सॉरी, नैगम को तोड़कर संग्रह आया, संग्रह की काट करके व्यवहार आया। नयों की बहुत अद्भुत दशा है, आपको इसे समझ जाओगे तो बहुत आनंद आएगा। नए परस्पर विरोधी होते हैं पर नहीं होते हैं, सहयोगी होते हैं। जैसे दो दोस्त खेलते हैं कि नहीं, जैसे दो दोस्त खेल रहे हैं कि चलो हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो अब वो दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, सहयोगी हैं कि विरोधी हैं? अगर विरोधी ना हो तो खेलने में मजा। एक कह दे चल मैं तुझे जिताता हूँ, मैं ले, मज़ा ही नहीं आएगा। नहीं नहीं, ढंग से खेल, मुझे हरा तू, मेरा कॉम्पिटिटर है तू। तो इस तरह वो विरोधी भी हो। ये सातों नए, क्या सारे नए, निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, बड़ी अद्भुत स्थिति है। ये परस्पर, टेलर की दुकान पर कैंची भी जरूरी है और सुई धागा भी जरूरी है, और दोनों विरोधी भी है लेकिन दोनों पूरक भी है। तो नैगम का विरोध करता है संग्रह ने, संग्रह ने का विरोध करता है व्यवहार ने। नैगम संग्रह, व्यवहरणम व्यवहार है, उसको विधि पूर्वक तोड़ना, विभाजित करना। जो संग्रह ने सबको समेट कर एक में एक कर दिया था, उनको तोड़कर अलग अलग करना, इसका नाम व्यवहार ने। नैगम संग्रह व्यवहार। ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र, ऋजु माने सरल, सरलम सूत्रयति सूचयति तत् ऋजु सूत्रम। सूत्र माने सूचना देना। सूत्र शब्द का अर्थ एक सूचना भी होता है, और सूत्र शब्द का एक आचार्य ने एक अर्थ और बहुत सुंदर किया है। सूत्र माने सूत भी होता है, सूत, सूत जिसको हम सूत बोलते, धागा, रस्सी। तो बोले ये सूत्र क्यों है, सूत्रों का नाम सूत्र क्यों है? कि बोले जैसे कोई व्यक्ति गहरे गड्ढे में, कुएं में गिर गया हो तो हम एक रस्सी पार कर देते हैं और कहते पकड़ लो, और हम उस रस्सी को खींच करके उसे बाहर। ऐसे ही बोले संसार में ये जीव फंसे हुए हैं। आचार्य उमा स्वामी आदि ने ये सूत्र बनाए हैं, डाले हैं, इनको पकड़ पकड़ कर हम संसार सागर से बाहर आ सकते हैं, नाना तरह की। तो सूत्रयति, सूचयति, कि जिससे सूचना, सरल बात की सूचना दी जाए। जो बात जैसी है, नैगम ने क्या कर रहा है, वो भी जैसा है वैसा नहीं बोल रहा है। बात
महावीर भगवान आज मोक्ष गए। अरे कब गए और आज बोल रहा है, तो वो भी गड़बड़ कर रहा है। संग्रह ने भी गड़बड़ कर रहा है, व्यवहार ने भी गड़बड़ कर, संग्रह ने जबरदस्ती जोड़े जा रहा है, व्यवहार ने जबरदस्ती तोड़े जा रहा है। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चाहे उसके तोड़ने की सीमा नहीं है, उसको सिर्फ तोड़ना ही आता है। संग्रह ने को सिर्फ जोड़ना ही आता है। ऋजु सूत्र ने एक नया आया, भैया तुम तीनों अपनी अपनी जगह महारथी हो, मेरे बस की तुम्हारी जैसी छल कपट नहीं है। मैं तो जो बात जैसी होगी उसे वैसी कहूँगा। आज गए मोक्ष तो ही आज गए बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा आज मोक्ष गए, मैं तो बोलूँगा कि वो 2544 वर्ष पहले गए, जब गए मैं वो बोलूँगा। तो इसलिए जैसी स्थिति है वैसा बोलना, वो रिज, जो बात जैसी है वैसी ही बोलेगा, उसका नाम ऋजु सूत्र नय है। सीधा सच्चा कथन करना, वो ऋजु सूत्र। एक आदमी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ और निगम ने तो उसे डॉक्टर कह देगा, लेकिन ऋजु सूत्र ने कहेगा अभी रुक जाओ, जब तक ये कन्वोकेशन में से डिग्री लेके नहीं आ जाए, परीक्षा भी हो गई तब भी नहीं बोलेगा वो बोलेगा डिग्री दिखाओ हाथ में, डिग्री है तो बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोल। आप जानते हैं पीएचडी कर ली, थीसिस जमा कर दिया, अब भी आप अपने नाम के साथ अगर कहीं गलती से डॉक्टर लगा दें और यूनिवर्सिटी को पता चल जाए तो ये आप पर केस बन सकता है। जब तक डिग्री अवार्ड नहीं हो तब तक डॉक्टर का यूज नहीं कर सकते, नियम है, कानून है, अपराध है। तो ये ऋजु सूत्र ने बनाया ये कानून कि नहीं पहले यूज। निगम ने तो कहेगा एडमिशन हो गया ना, बोलो डॉक्टर साहब, देखो निगम ने कहा कैसी गजब की व्यवस्थाएं हैं। बहुत मुझे आश्चर्य होता है, मुझे हर्ष होता है, मुझे बहुत चीज़ें समझ में आती है कि चीज़ों को कैसे कहा जाता है। आप कहने वालों को नहीं रोक सकते, आप समझना चाहो तो समझ लो, आपके अधीन है। अब जैसे पूज्य शब्द का व्यवहार है, अब हर जगह चलेगा, वो तो दुनिया में चलेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। आपको अर्थ समझना पड़ेगा कि कहाँ किस अपेक्षा किसे पूज्य कहा गया है। पूजा माने पिटाई भी होती है, उसकी अच्छी पूजा कर दी है, क्या करे। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा की पूजा है। स्वग्रामे पूज्यते मूर्ख, अपनी गली में मूर्ख पूजा जाता है। तो अब इस यहाँ पूजा का क्या अर्थ है? आप अष्टद्रव्य से पूजा अर्थ कर रहे हो, ये आपकी गलती है, वहाँ तो नहीं है ये अर्थ। इसलिए समझना पड़ेगा। देखो निगम ने क्या कह रहा है, उसका अपना राजा है वो, संग्रह ने अपना राजा है। निगम ने कहेगा एडमिशन ले लिया ना, एडमिशन भी नहीं हुआ तो भी निगम ने कह देगा डॉक्टर, लेकिन ऋजु सूत्र ने कहेगा डिग्री हाथ में आने से पहले नहीं बोलूँगा। ये सबकी अपनी अपनी है। तो निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द नय। शब्द नय क्या होता है? यहाँ शब्द का अर्थ है व्याकरण। शब्द नय माने व्याकरण, नय माने अगर नय को दूसरा शब्द बदल कर नय की जगह रखना चाहूँ तो मैं अपेक्षा। नय माने अगर नय की जगह हमको बदल कर कोई दूसरा शब्द एक बच्चे को भी समझ में आए ऐसा रखना हो तो क्या? अपेक्षा। तो शब्द नय माने व्याकरण की अपेक्षा। अब ये शब्द नय कहता है कि हमें कुछ नहीं देखना, निगम, संग्रह, व्यवहार, दुनियादारी, शास्त्र, हमको कुछ नहीं देख, हमें तो व्याकरण देखना है। जो व्याकरण कहती है वो सच है। वो कहता है व्याकरण से बाहर वो नहीं देखेगा। वो कैसे? कि जैसे व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में मित्र शब्द नपुंसकलिंग है और मैंने कहा अयम मम मित्रम अस्ति, इदम मम मित्रम अस्ति, तो आप कहोगे मेरा कोई अनेकांत जी के बारे में मैं कह रहा हूँ इदम मम मित्रम अस्ति,
तो कोई ये कुतर्क कर सकता है, ये नपुंसक हैं क्या? आपके मित्र नपुंसक हैं क्या? प्रश्न पूछ, उसमें से प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि आपके मित्र नपुंसक हैं। तो मुझे कहना पड़ेगा शब्द नय की अपेक्षा है। समझ में आया? सब, क्योंकि मित्रम नपुंसक लिंग है और वो नपुंसक लिंग में ही चलेगा, मित्र है नहीं होगा, ऐसे ही बोला जाएगा। मैं किसी, कोई लेडी है, मैं पत्नी है और उसको इदम मम मित्रम अस्ति, तो कोई कहे ये नपुंसक हैं। बोले नहीं, वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो फिजिकली क्या है ये मैं नहीं देखता। शब्द ने कहता है मैं फिजिकली चीज़ों को नहीं देखा करता, मैं तो व्याकरण की का चश्मा लगा के बैठा हूँ और जो व्याकरण कहती है वही सही है। इसका नाम शब्द नय है। समझ में आए? शब्द नय। इस पत्नी के लिए 3 शब्द चलते हैं संस्कृत व्याकरण में, एक तो दारह, एक भार्या, एक कलत्रम। अब जब मुझको ये कहना पड़ेगा कि दार शब्द का प्रयोग करूं तो मुझे बोलना पड़ेगा अयम मम दारह अस्ति, इदम मम कलत्रम अस्ति, इयम मम भार्या अस्ति। तो कहेगा ये क्या है? अब मैं कलत्रम बोलूं तो मेरी पत्नी नपुंसक दिखाई देगी, भार्या बोलूं तो स्त्री दिखाई देगी, दारह बोलूं तो कोई कहेगा आप होमोसेक्सुअल हो। नहीं, क्या उसका अर्थ क्या निकालेगा वो? लेकिन व्याकरण बोलेगा, शब्द ने बोलेगा हाँ ऐसा ही है। व्याकरण तो अपना अर्थ निकालेगा उसमें। इसलिए शब्द नय का अर्थ है केवल व्याकरण जो कह, व्याकरण ने पर्यायवाची बता दिए, बस अब ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो। व्याकरण ने कहा उदक, नीर, पय, अम्बु ये सब पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। गिरधर, हलधर सब पर्यायवाची। मानी ये पर्याय जो व्याकरण ने कह दिया उसको स्वीकार कर लेना शांति से, ये शब्द नय का काम है। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़। समभिरूढ़ नय का मतलब है कि विभिन्न अर्थों में से जो एक रूढ़ हो चुका है। रूढ़ माने दुनिया में सुनिश्चित हो चुका है, उसका अर्थ दुनिया में एक सुनिश्चित हो जाता है। शब्द प्रयोग होते होते उनका अर्थ लोक में रूढ़ हो जाता है, उसका नाम समभिरूढ़ नय है। जैसे जलज, जलज शब्द का क्या अर्थ है? जो भी जल से उत्पन्न हो, जल में जो कुछ पैदा हो। मछलियां भी जलज है, कमल भी जलज है, जो सिंगाड़ा पैदा होता है सिंगाड़ा भी जलज है, जो जो पैदा होते हैं सब जलज है। लेकिन वो समभिरूढ़ नय कहेगा, व्याकरण वाला तो कह देगा कि हाँ जलज माने सिंगाड़ा भी होता है, लेकिन ये बोलेगा कि नहीं। अब देखो व्याकरण वाले ने तो जलज शब्द का अर्थ क्या किया, शब्द ने तो मछली को भी जलज मान लिया। लेकिन समभिरूढ़ ने कहेगा खबरदार, यहाँ मछली अर्थ नहीं चलेगा, यहाँ सिंगाड़ा नहीं चलेगा, यहाँ ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, यहाँ केवल कमल ही चलेगा। तो उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय होता जा रहा है। तो रूढ़ का अर्थ होता है निर्धारित, वो फिक्स सा हो जाता है ना, एक अर्थ लोक में निश्चित हो गया कि इसका अर्थ यही है। सम्यक प्रकार से रूढ़ हो जाए तो निश्चित हो जाए, जम जाए, फिक्स हो जाए, तो वो समभिरूढ़ है। हाँ, प्रचलित में भी यहाँ प्रचलित से समभिरूढ़ और है। कभी कभी क्या होता है, कोई शब्द लोग रूढ़ करने लगते हैं तो तब ज्ञानी लोग उसको रोकते भी हैं कि तुम लोग गलत प्रचलित कर रहे हो, ये अर्थ मत किया करो। लेकिन कभी कभी बात हजारों साल बीत जाते हैं और जैसे अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य नहीं है और बार बार बड़े लोग इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं अप्रतिष्ठित प्रतिमा मत पूजा करो,
लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं और हजारों साल बीत जाते हैं और अप्रतिष्ठित को पूछते रहते हैं। फिर वही ज्ञानी झुक जाते हैं, कहते हैं अच्छा 1000 साल से पूछ रहे हो, प्रतिष्ठित ही है। ऐसे ही कभी कभी कोई शब्द का हम नया प्रयोग शुरू करें आज से। कोई कहे हम लोग है ना इस टेबल को कुर्सी कहा करेंगे, कुर्सी को टेबल कहेंगे, तो ज्ञानी लोग मना करेंगे, ऐसे मत बोला करो, गलत है, तुमको बोलना नहीं आता, सीखो। लेकिन नहीं मानो और सभी कहने लग जाए, आपका बहुमत हो जाए और सब सारी दुनिया को बदल दो आप, के कुर्सी का नाम टेबल हो गया, टेबल का कुर्सी हो गया, तो फिर हमें ही झुकना पड़ेगा। अच्छा भैया ठीक है, हम डिक्शनरी में ठीक कर देंगे। इसका नाम है समभिरूढ़। तो समय बहुत लंबी बातें हैं, आप इस पर चर्चा करो तो ये 7 नए को पढ़ने में हमें लग जाए महीनों। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ वम्भूता नया, और एक है एवं भूत नय। एवं भूत नय कहता है कि जब वो जल में पैदा हो रहा है तभी जलज है वो, और विषय को समेटा। जैसे देखो ये इसमें पढ़ेंगे ना तो एक गाय शब्द पर ही मैंने पूरा अर्थ लगाया। गो, गो पर 7 नए घटा करके दिखाए हैं कि कैसे घटते हैं। अब जैसे गो माने गाय होती है, तो शब्द नए क्या कहेगा, गो शब्द के 27 अर्थ है। गो माने वाणी भी होता है, गो माने आत्मा भी होता है। एक गोपाल जानते, गोपाल गोविंद, गोपाल माने आत्मा का रक्षक, गो माने आत्मा होता है। तो गो माने आत्मा भी है, गो माने इंद्रियां भी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ डिक्शनरी बहुत पढ़ो। अब गो के 27 अर्थ पढ़ोगे तो आनंद आएगा एक बार। हमारी दुनिया में कितना गोस्वामी, गोपाल, गोविंद कितना चलता है। गोपाल गोविंद पर तो क्या है, पाल माने पालने वाला, पालक, रक्षक। तो गोपाल गोविंद, तो गो शब्द के इतने अर्थ है, ये शब्द ने बताता है। लेकिन समभिरूढ़ ने कहता है ये 27 अर्थ दुनिया में नहीं चलते। अब गो का अर्थ सिर्फ गाय होता है। एवं भूत ने कहेगा अरे भैया गो भी जब बैठी है सो रही है तब गो नहीं है। गो का इत्तिफाक से अंग्रेजी में जो गो का अर्थ है संस्कृत में भी गो का वही अर्थ है, गमनम। तो बोले जब गमन करे तभी गो है। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों एक फैमिली की भाषाएं हैं, आपको पता है कि नहीं। फैमिली बनाई गई, 18 फैमिली होती है। भाषा फैमिलियों के बारे में पता है आपको, भाषा परिवार कभी कभी चर्चा करेंगे। भाषा परिवार, विश्व में 3000 भाषाएं हैं और वे 3000 भाषाएं 18 फैमिली में बट गई है। 18 हाँ वो सब आता है। तो 18 फैमिलीज हैं और 18 फैमिली में संस्कृत और अंग्रेजी की एक ही फैमिली है। आपको हजारों शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल एक से ही है, वो कुछ नहीं, इधर मदर उधर मातृ, ये सब वही है, फादर पितृ ब्रदर भ्रातृ, सब वही सब चक्कर है, कुछ नहीं चल। तो एक फैमिली है। खैर क्या बता रहा था, गो। तो गो शब्द का अर्थ भी एवं भूत ने कहेगा जब वो एवं भूत है, इस रूप में मौजूद है, ऐसी ही है। जैसे सेठ जी तभी सेठ जी है जब दुकान पर बैठे हैं। जिस समय डॉक्टर के पास गए हैं तो मरीज हैं, वो सेठ जी नहीं है। डॉक्टर, सेठ जी डॉक्टर को दिखाने आए तो सेठ जी है। डॉक्टर तो कहेगा मेरे पास कोई सेठ जी प्रोफेसर नहीं आते, मेरे पास तो मरीज आते। वो तो यही लिखेगा आज मैंने 20 मरीज देखे। वहाँ मरीज है सब। ट्रेन में बैठे हैं तब यात्री है। जब पूजा कर रहे हैं तो सेठ जी पूजा कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट एवं भूत ने नहीं मानता। एवं भूत ने कहेगा पुजारी पूजा कर रहा है, सेठ जी पूजा कर रहे हैं। जब तो हो गई पूजा, वो सेठ बन के कर ली पूजा, पुजारी पूजा करता है। तो ये एवं भूत ने का अपना आनंद है। वो एक बड़ी बात कहता है कि तुमने निश्चय बोला था कि नहीं बोला था।
बोला था तो सेठ जी कैसे रह गए अब तुम? इसलिए एवं भूत नए का आनंद है। तो नई गम संग्रह बातें बहुत सारी है, पर मेरे ख्याल से ये प्रकरण पूरा कर दूं, हो गया। नए अध्याय का पहला सूत्र और पढ़ लेते हैं थोड़ा। कितना समय है ना समय? हाँ ठीक है। बहुत अच्छा। अब दूसरे अध्याय का पहला सूत्र अद्भुत है। आप पढ़ा करो बहुत सारा, अभी इन चीज़ों पर बहुत मैटर है, बहुत प्रश्न है, बहुत सारी बातें हैं, पर हमें तो रुकना पड़ता है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित की व्याख्या लिखनी है, हाँ, तो तीनों को अलग-अलग देना पड़ेगा। सम्यक दर्शन की सम्यक ज्ञान, उसकी व्याख्या में कैसे करना है इसको? मैंने एक उत्तर दिया था, उसे मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि आपको ये देखना है कि वो कितने नंबर का प्रश्न है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर प्रश्न 5 नंबर का है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की व्याख्या करो, तो आप 5 ही लाइन लिखेंगे, कुछ नहीं कर सकते। और यही प्रश्न अगर 20 नंबर का आया है तो आपको 4 पेज लिखने। ये बात आप कभी नहीं भूलना परीक्षा में, ये देख लेना ये कितने नंबर का है, आपकी घड़ी इसे कितना टाइम दे रही है, आपकी घड़ी कितना टाइम अलाउ कर रही है, उस आधार पर उत्तर देना पड़ेगा। और यही कला है, बस ये देखना जरूरी। उत्तर का क्या है, थोड़े से में भी बहुत कह सकते हैं और बहुत में भी थोड़ा रह जाता है। अगर दूसरे अध्याय का पहला सूत्र पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। औपसमिक चायिकौ भावौ मिश्रश्च। सर इसको च और चा अलग अलग पड़ेगी। हाँ, औपसमिक, ध्यान दो बिल्कुल। औपसमिक, औ है, औपसमिक चायिकौ भावौ मिश्रश्च औदयिक क्या जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिकौ च। फिर सुनो एक बार। औपसमिक चायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम। और अब वास्तव में मुझे यहाँ मिलाना चाहिए था, स्वतत्वम नहीं बोलना है, स्वतत्व मौदयिक, दायिक नहीं है, स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। औपसमिक चायिकौ भावौ मिश्रश्च स्वतत्वम जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिकौ च। और एक बार औपसमिक अलग करेंगे, ये वहाँ के साथ वाव पड़ेंगे। नहीं, अलग नहीं करना चाहिए। हाँ, अलग नहीं करना है, मैंने किया था वो गलत किया था। औपसमिक चायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ऐसे पढ़ना है। अब ठीक हुआ ना? एक बार फिर और फाइनल। औपसमिक चायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। अब एक बात पहले समझ लो, तब ये समझ में आएगा। संस्कृत में किसी भी चीज को, हर शब्द को प्राय बनाने का एक तरीका होता है। जैसे धर्म से बनाएंगे धार्मिक, देखो कैसे बना, जरा ध्यान देना। धर्म शब्द था और धर्म से संबंधित बात को कहना हो तो हम कहेंगे धार्मिक। ध को हमने बड़ा किया, धा किया, और इधर धर्म में इक जोड़ा। ये पद्धति है सब शब्दों में। समाज को बनाएंगे सामाजिक, लोक को बनाएंगे लौकिक। हम हर चीज को ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ पर भी 5 शब्द है। एक का नाम है उपसम, 5 शब्द ध्यान रखो। एक का नाम है उपसम, एक का नाम है क्षय, एक का नाम है क्षयोपसम, एक का नाम है उदय, और एक का नाम है परिणाम। 5 शब्द है। 5 शब्द ध्यान रहेंगे अच्छे से। पहला शब्द उपसम, नहीं उपसम शब्द है उपसम, और उपसम
से संबंधित चीज औपसमिक, क्षय से संबंधित चीज क्षयिक, क्षयोपशम से संबंधित चीज क्षयोपशमिक। देखो जब अलग बोलेंगे तो क्षयोपशम बोलेंगे, लेकिन जब वो शब्द बन जाएगा तो क्षयोपशमिक बोलेंगे। ओरिजिनल शब्द उपशम है, लेकिन भाव का नाम उपशम नहीं है, औपशमिक है। उदय, और उदय से बनेगा औदयिक, ऊ को बड़ा करेंगे तो औदयिक, परिणाम को बड़ा करेंगे पारिणामिक, ऐसे बनेंगे। 5 शब्द हो गए, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय और परिणाम। मतलब ये हुआ कि पांचों की परिभाषा लिखनी हो तो बहुत सिंपल हो गई। अब जो भाव कर्म के उपशम से होते हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं। 5 परिभाषाएं मैंने एक साथ याद कराने के लिए ये व्युत्पत्तियां बताई। जो भाव कर्म के उपशम से होते हैं उनका नाम औपशमिक है। जो भाव कर्म के क्षय से होते हैं उनका नाम क्षयिक है। जो भाव कर्म के क्षय और उपशम दोनों से होते हैं उनका नाम क्षयोपशमिक है। जो भाव कर्म के उदय से होते हैं उनका नाम औदयिक है। और जो भाव कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो जीव का सहज स्वभाव है, परिणाम है, उनको पारिणामिक कहते हैं। 5 परिभाषाएं बन गई एकदम। अब हमको इन शब्दों का थोड़ा मीनिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, 5 परिभाषाएं क्लियर। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? 3 नंबर का प्रश्न आ जाए तो आपको उत्तर देना है। जो भाव जीव के, जो भाव कर्म के उपशम से होते हैं औपशमिक कहलाते हैं। जो भाव कर्म के क्षय से होते हैं वे क्षयिक कहलाते हैं। जो भाव क्षय और उपशम दोनों से होते हैं वे क्षयोपशमिक कहलाते हैं। जो भाव कर्म के उदय से होते हैं उनको औदयिक कहते हैं। और जो भाव कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रखते, जीव का सहज स्वभाव है, परिणाम है, उनको पारिणामिक कहते हैं। परिभाषा क्यों एक बदल कर सुनाता हूँ। जिसमें कर्म का उपशम निमित्त है उसे औपशमिक कहते हैं। ऐसी भी 5 परिभाषा बन सकती है। पांचों परिभाषाओं की लैंग्वेज बदल सकती है। जिन भावों में कर्म का उपशम निमित्त है वे औपशमिक है। जिन भावों में कर्म का क्षय निमित्त है वे क्षयिक है। जिन भावों में कर्म का क्षय और उपशम दोनों निमित्त है वे क्षयोपशमिक है। जिन भावों में कर्म का उदय निमित्त है वे औदयिक है। और जिनमें कर्म का कोई निमित्त नहीं है, कर्म निरपेक्ष है, जीव के सहज परिणाम है, उनका नाम क्षयिक है। हाँ, आ सकते हैं। हाँ, देख लो, आज ले आओ। ये तरह से 5। अब इनमें देखने की बात यह है उपशम। अब इन 5 शब्दों का अर्थ जरा सा याद रखना। उपशम माने दबना, उपशम माने दबना, शांत होना। उपशम, क्षय माने नष्ट होना। क्षयोपशम माने आधा दब जाना, आधा नष्ट हो जाना। क्षयोपशम। उदय वो प्रकट होना, उदय प्रकट होना उदय है। और परिणाम तो सहज है ही। आप इसको एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। एक उदाहरण, बल्कि आप डायग्राम बना सकते हैं। आप एक गिलास बनाओ और उस गिलास में पानी भरो और उस पानी में मिट्टी घुली हुई है। तो मिट्टी घुली हुई है और फिर हमने फिटकरी डाली, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई, तो इसका नाम है औपशमिक जल। ये जो पानी में निर्मलता आई है इसका नाम औपशमिक निर्मलता है।
बहुत अच्छा दृष्टांत है ये, बहुत काम का है, समझने लायक है। आप समझ गए, एक गिलास में पानी है, मिट्टी मिला हुआ, फिटकरी डाली और मिट्टी बैठ गई। तो अब ये जो पानी निर्मल जल है, इस निर्मल जल को कौन सा बोलेंगे? ये औपसमिक निर्मलता है। लेकिन अब इस पानी को हमने दूसरे गिलास में नितार लिया और मिट्टी मिट्टी को छोड़ के फेंक दिया हमने, तो अब जो पानी है इसमें भी निर्मलता है, लेकिन इस निर्मलता का नाम है क्षयिक निर्मल। आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत काम का टॉपिक है ये। उपसम भाव कैसे, औपसमिक सम्यक दर्शन कैसा होता है, क्षय। देखो वो भी पानी वैसा ही साफ था, ये भी पानी ऐसा ही साफ था, लेकिन उसको हमने कहा औपसमिक निर्मलता, इसको हमने कहा क्षयिक निर्मलता। क्यों? वहां पर मिलने की संभावना थी। वो जो मिट्टी थी वो कभी भी गिलास हिल सकता था। निर्मल तो वैसा ही है, गजब की बात है, निर्मल वैसा ही है वो, लेकिन वो गिलास हिल जाता तो वापस मिट्टी हो जाती उसमें। लेकिन जिसको नितार लिया, अब उसको कितना भी हिलाओ, इसलिए ये क्षयिक निर्मलता है। तो एक औपसमिक निर्मलता है, एक क्षयिक निर्मलता है, और एक क्षयोपसमिक निर्मलता है। आधा निकाल लिया, आधी गंदगी निकाल दी हमने, आधी गंदगी बची रहे, दब गई, आधी दब गई, आधी निकल गई, ऐसा भी होता है। इसलिए ऐसी निर्मलता को बोलेंगे क्षयोपसमिक निर्मल। मिट्टी निकाल लेंगे जब अलग। हाँ, दोनों तरह का काम होता है। मोटी मोटी निकल जाती है, बाकी दब जाती है। मोटी मोटी निकाल देते हैं बाहर, बाकी को दबा देते हैं। कुछ पत्ते तैर रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया, मिट्टी थी उसे दबा दिया, तो कुछ निकाला है गंदगी, कुछ बिठाई है, तो इसका नाम क्षयोपसमिक निर्मलता है। और एक औदयिक जल होता है। औदयिक जल कौन सा है? जिसमें मिट्टी मिली हुई है, वो औदयिक जल। ऐसे ही आत्मा के भाव, जीवस्य स्वतत्वम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शब्द है। जीव की अपनी प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं मीनिंग करता हूँ इसका। जीवस्य स्वतत्वम माने जीव की अपनी प्रॉपर्टी क्या है। हम सोचते हैं मकान हमारा, ये 5 भावों में कहीं नहीं आया, ये कपड़े लत्ते कुछ हमारे नहीं आए, लेकिन जीवस्य स्वतत्व, जीव का अपना माल क्या है? तो कह रहे जीव के पास ले दे करके 5 तरह का माल है। इसकी दुकान में, जीव की दुकान में 5 तरह का माल है, और वो माल ये है। पहला औपसमिक, दूसरा क्षयिक, तीसरा क्षयोपसमिक, चौथा औदयिक, और 5वां पारिण। 5 तरह के भाव ही जीव के स्वतत्व है। तो जब कर्म के उदय माने मिले जुले पानी वाले हों तो उनका नाम औदयिक। और पारिणामिक, पारिणामिक का मतलब होता है परिणाम माने भाव, स्वभाव, जो जीव का अपना स्वभाव है, जिनको कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है। ना वे कर्म के उदय से हुए हैं, ना वे कर्म के क्षय से हुए हैं। समझना, एक देखो जैसे जीवत्व एक गुण है, केवल ज्ञान एक गुण है, तो केवल ज्ञान मुझे तब मिलेगा जब कर्म का क्षय हो, लेकिन जीवत्व साथ में ही है जीव के। वो साथ में ही है। आज आप सब कैसे बैठोगे एक साथ, चलो वो देखेंगे। तो हाँ, औदयिक, औदयिक दैहिक होएगा, दायिक नहीं, दायिक नहीं होगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। आज चौक नहीं, मैं सब बताता। औदयिक, उदय शब्द है, उदय, उसको धर्म, धार्मिक, सामाजिक की तरह बनाओ। मैंने इसलिए आपको वो ट्रिक समझाई कि ट्रिक समझ में आ जाएगी ना, तो आपको क्या गलत है क्या सही है, कहीं गलत भी लिखा होगा, कोई गलत बोलता होगा, तो आपको तरीका समझ में आ जाए। आपको मैं चाबी देने की कोशिश करता हूँ, सब समझ में आ जाए। उदय शब्द है, उदय में से जब हमने इक जोड़ा तो दा कैसे हो जाएगा? दा तो बीच का अक्षर है, एजिटिज रहेगा।
तो ऊ का तो औ हो गया, द एज इट इज रह गया और इक रहे, औदइक, औदइक। तो ठीक है, तो क्या फर्क है? क्षयोपसम में आधा क्षय हुआ और आधा उपसम हुआ, उदय में कुछ नहीं है। देखो एक पानी, उसी की चर्चा चल रही थी अभी, कि एक पानी ऐसा था कि जिसमें मिट्टी भी मिली थी, तिनके भी मिले थे, पत्ते भी मिले थे। तो हमने क्या किया, तिनके पत्ते तो छन्नी से छान दिए, हमने छाना उस पानी को। तो छाना तो तिनके पत्ते तो निकल गए, लेकिन मिट्टी तो जो घुली हुई थी, घुली हुई मिट्टी नहीं निकली। अभी भी वो पानी जो गिलास में आया वो गंदा ही था, हमने अब फिटकरी भी डाल दी तो वो मिट्टी भी बैठ गई। तो आधी गंदगी उसकी बाहर जा चुकी है, आधी गंदगी उसकी बैठ चुकी है। ये तो है क्षयोपसमिक जल। और औदयिक जल वो है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। आप अलग 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 ग्लास चित्र बना के पानी मिट्टी आदि निकालिए, साफ पानी है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। सर वो पहले उसको साफ कहने के लिए हमें निश्चय से देखना पड़ता है। ये चर्चा अभी इसमें आएगी आगे कि ऐसे ऐसे क्यों हुआ, पांचों का ये तो उससे भी पहले पारिणामिक लेते, फिर वो तो और भी ओरिजिनल है, अपना अपना असली माल वही है, लेकिन वो विवक्षा न्यारी है, ऐसा क्यों किया। और वो उसके पीछे ऐसी अपेक्षा भी एक है, औपसमिक भाव वाले जीव सबसे कम है, पारिणामिक भाव वाले जीव सबसे ज़्यादा है। जैसे पृथ्वी जल तेज उसका सबका क्रम का कारण है, तो वहाँ भी पृथ्वी का एक जीव कम है, जल का एक उससे ज़्यादा है, अग्नि का एक उससे ज़्यादा है, वायु का एक उससे ज़्यादा, वनस्पति उससे ज़्यादा है, ये अपेक्षा है। औपसमिक भाव वाले जीव सबसे कम पाए जाते हैं, लेकिन क्षयिक भाव वाले उनसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्षयोपसमिक भाव वाले उनसे भी ज़्यादा पाए जाते हैं, औदयिक भाव वाले उनसे भी ज़्यादा है, और पारिणामिक भाव वाले तो संसारी और मुक्त सभी समेट गए उसमें, संग्रहने में सबको ले लिया। उधर की इधर बताओ, जो कमरा बड़ा हो। तो इसी के साथ आज की क्लास पूरी करते हैं। आगे देखो, जो कमरा बड़ा हो